और आइए आज की सबसे बड़ी खबर की बात सबसे पहले करेंगे। आपको बताएंगे कि पंजशीर का कैसे बदला पूरा हुआ, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर इस बीच यह है कि तालिबान ने अपनी कैबिनेट का ऐलान कर दिया है। कौन कौन से आतंकी को तालिबान सरकार में कौन कौन सा ओहदा मिला है, आइए आपको बताते हैं। ये पहली सरकार होगी दुनिया की जिसमें आतंकी, जिसमें कई साल जेलों में रहे, जिसमें लाखों रुपए के इनामी सरकार में मंत्री हैं। आइए आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जरा कौन कौन है कैबिनेट में। तालिबान में पाकिस्तान सरकार बन गई है। सबसे पहले आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर तालिबान की कैबिनेट का सबसे बड़ा नाम हैबतुल्लाह अखुंदजादा को आप देख रहे हैं। अफगानिस्तान का राष्ट्रपति होगा हैबतुल्लाह अखुंदजादा। अखुंदजादा के बारे में मैं आपको बताऊं कि अखुंदजादा लंबे वक्त तक अब तक तालिबान अफगानिस्तान से भागा हुआ था। दूसरा नाम मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान का राष्ट्रपति होगा हैबतुल्लाह अखुंदजादा। तालिबान सरकार में कई पदों पर रहा है इससे पहले। इसके अलावा आपको बताएं, मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया है अफगानिस्तान में। सोचिए जरा कौन कौन से नाम है। हसन अखुंद के बारे में आपको बताऊं, यह कट्टर धार्मिक नेता है, तालिबान के संस्थापक का बहुत करीबी रहा है, संयुक्त राष्ट्र की आतंकी सूची में भी नाम है। ऐसा शख्स, सोचिए ऐसा शख्स प्रधानमंत्री होगा। दूसरा नाम मैं आपको बताऊं, मुल्ला बरादर, जो दरअसल अब तक राष्ट्रपति की रेस में चल रहे थे। आईएसआई के चीफ पहुंचे पाकिस्तान से अफगानिस्तान, मुल्ला बरादर का पत्ता कट गया। मुल्ला बरादर अब हसन के नीचे होंगे, यानी उप प्रधानमंत्री होंगे मुल्ला बरादर। मुल्ला बरादर के बारे में आपको बताऊं, आतंकी नीति का समर्थक है। पाकिस्तान की जेल में 8 साल रहा है। सोचिए जो शख्स 8 साल जेल में रहा वो अब वहां जाकर उप प्रधानमंत्री होगा। तालिबान के संस्थापकों में से एक है, सह संस्थापक भी मुल्ला बरादर को कहते हैं तालिबान का। अगला नाम देखिए, आपसे कह रहे थे पहले दिन से कि हक्कानी नेटवर्क को बड़ी जगह मिलेगी, तो सिराजुद्दीन हक्कानी की तस्वीर आप देख रहे हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी दरअसल गृह मंत्री होंगे। सोचिए जरा, सिराजुद्दीन हक्कानी को होम मिनिस्ट्री दी गई है। जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है। आपको बताएं, जलालुद्दीन हक्कानी दरअसल हक्कानी गुट का संस्थापक था। हक्कानी गुट को पाकिस्तान का समर्थन हासिल है और अमेरिका के लिए यह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अगला नाम मैं आपको बताऊं, मुल्ला याकूब, जिन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया है। मुल्ला याकूब को, मुल्ला याकूब मुल्ला उमर का बेटा है। मुल्ला याकूब, मुल्ला उमर तालिबान का संस्थापक था। मुल्ला उमर सशस्त्र लड़ाकों का कमांडर इन चीफ रहा है। एक और नाम आपको बताने जा रहा हूं, मुल्ला अमीर खान विदेश मंत्री होंगे। मुल्ला अमीर खान को विदेश मंत्रालय दिया गया। तालिबान के बड़े चेहरों में एक शांति वार्ता में शामिल रहा है ये, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। मुल्ला अमीर खान, हिदायतुल्लाह को वित्त मंत्री बनाया गया है। तो ये दुनिया की पहली सरकार होगी जिसमें आतंकी हैं, जिसमें वर्ल्ड यानी ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं, उन्हें इस सरकार में शामिल किया गया है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, सरकार कैबिनेट का तो ऐलान हो गया, लेकिन न्योता दिया था तालिबान ने अपने दोस्तों को। कई देशों को न्योता दिया था कि आइए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह, बेशक शपथ ग्रहण समारोह ना हो लेकिन जो प्रोग्राम होगा उसमें शामिल होइए। लेकिन दोस्तों ने ही अब आने से इनकार कर दिया है। दोस्त ही फूल पे चक रहे हैं। कौन कौन है वो दोस्त, आइए आपको बताता हूं मैं। कौन कौन से देश हैं जिनको न्योता भेजा गया था जो आने से अब परहेज कर रहे हैं। अफगानिस्तान में नई सरकार का गवाह बनने के लिए तालिबान ने अपने 6 जिगरी दोस्तों को न्योता भेजा था, लेकिन तालिबान के इन दोस्तों ने उसे जोर का झटका धीरे से दिया। जिन देशों को तालिबान ने दरअसल न्योता भेजा, उनमें पहले देखिए देश हैं कौन कौन से जिन्हें इनवाइट किया था तालिबान ने, इनविटेशन कार्ड भेजा था। इनमें चीन, रूस, तुर्की, ईरान, कतर और पाकिस्तान शामिल है जिसे न्योता भेजा गया था। लेकिन तालिबान के न्योते पर चीन सरकार ने चुप्पी साध ली। चीन के विदेश मंत्रालय ने दो टूक कह दिया है कि उसे इस न्योते के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यानी चीन ने नई सरकार का गवाह बनने से फिलहाल इनकार कर दिया। उसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि चीन को तालिबान की उस नीति को लेकर आशंका है जिसमें वो दुनिया भर के मुसलमानों के हित की बात करता है। और यही वजह है कि चीन ने कहा है कि उनकी सरकार किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। वो अफगानिस्तान में उदारवादी सरकार देखना चाहता है और चीन अफगानिस्तान में रचनात्मक भूमिका निभाना चाहता है।
दरअसल चीन की इसी सधी हुई प्रतिक्रिया के पीछे तालिबान और उइगर विद्रोहियों को लेकर उसकी चिंता माना जा रहा है। उसे डर यह है कि तालिबान की आतंकी हरकतें शिनजियांग और अन्य इलाकों तक न फैल जाए। उधर तालिबान के एक और जिगरी दोस्त हैं रूस ने भी न्योते को लेकर कड़ी शर्त रख दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव ने कहा है कि रूस तभी तालिबान सरकार के गठन के कार्यक्रम में हिस्सा लेगा जब यह सभी पक्षों को मिलाकर सरकार बनाई जाएगी। मतलब यह है कि रूस तालिबान सरकार में हजारा, उज्बेक, ताजिक समुदाय के लोगों को भी देखना चाहता है, जबकि तालिबान इसके पक्ष में कतई नहीं है। पंजशीर में तो ताजिक समुदाय के लड़ाकों ने तालिबान की ऐसी तैसी कर रखी है और उसे पाकिस्तानी सेना से मदद लेनी पड़ रही। इस बीच रूस ने फिलहाल तालिबान सरकार को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया है। रूस ने कहा है कि उसने तालिबान सरकार की मान्यता पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। इस बीच तालिबान के एक और जिगरी दोस्त हैं तुर्की ने भी तालिबान सरकार को आईना दिखा दिया है। तुर्की ने कहा है कि तालिबान सरकार को मान्यता देने में वो कोई जल्दबाजी नहीं करेगा और इस पर बाद में फैसला करेगा। मतलब तालिबान के तमाम करीबी दोस्त फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति पर चल रहे हैं, इसलिए तालिबान के जिगरी दोस्तों ने ही उसे गच्चा दे दिया है। बहरहाल आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे पंजशीर के शेरों ने 24 घंटे के अंदर बड़ा बदला ले लिया है। ये देखिए कैसे बदला पूरा हुआ। इस तरह से रात भर एयर स्ट्राइक हुई और ऐसी एयर स्ट्राइक जो दिल दहला दे। तस्वीरें भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पंजशीर का बदला 24 घंटे में पूरा हो गया। बहुत से लोगों में मायूसी थी कल तक कि पंजशीर पर तालिबान यह दावा कर रहा था कि उसने कब्जा कर लिया, लेकिन कैसे 24 घंटे में पूरी बाजी पलट गई। आइए आपको बताता हूं। पंजशीर के शेरों ने 24 घंटे में बहुत बड़ा पलटवार किया। इससे एक बार फिर साबित हो गया कि पंजशीर को जीतना क्यों आसान नहीं है। आपको याद होगा ठीक एक रात पहले पंजशीर पर तालिबानियों और पाकिस्तान ने मिलकर हमला किया था। पंजशीर घाटी बमों की आवाज से गूंज रही थी। अगली सुबह तालिबान ने दावा किया उसने पंजशीर जीत लिया। न सिर्फ पंजशीर, उसने कहा गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लिया, वहां अब तालिबानियों का झंडा फहरा रहा है। साथ ही पंजशीर की राजधानी बजारक का डेरा भी तालिबान ने डाल लिया है, यह कहना था तालिबान का। इसके साथ ही पंजशीर के हेलीकॉप्टर पर भी कब्जे का दावा किया था तालिबान ने। वहीं पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर ने पंजशीर पर हमला कर दिया, जिसने मसूद के बेहद करीबी फहीम दस्ती को मार डाला। लेकिन अब बारी थी मसूद की सेना की। सिर्फ 24 घंटे बीतते ही पंजशीर के शेरों ने आतंक के बरादरों पर सबसे बड़ा हमला किया। तालिबान के आतंकियों पर हवाई हमले हुए, ताबड़तोड़, एक के बाद एक हमले हुए। पूरी रात बमों की आवाज से घाटी गूंजती रही। तालिबान के ठिकानों पर बमों की बारिश की गई। तालिबानियों पर पंजशीर के शेर कहर बनकर टूट पड़े। मसूद के लड़ाकों ने तालिबानियों का जश्न सिर्फ कुछ ही घंटों में फीका कर दिया। रात के अंधेरे में हुई बमों की बारिश ने तालिबान को संभलने तक का मौका नहीं दिया और सूत्रों के मुताबिक फाइटर जेट विमानों ने तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया। सोमवार रात अचानक ये हवाई हमले हुए। इस हमले में तालिबान को बहुत नुकसान हुआ। पंजशीर ने तालिबान से कई इलाके छीन लिए। दरअसल मसूद के लड़ाकों ने 24 घंटे में बाजी पलट दी। सरकार गठन से पहले तालिबान पंजशीर पर हर हाल में चाहता था कि वो कब्जा कर ले, लेकिन मसूद के लड़ाके हार मानने वालों में से नहीं हैं। तालिबानी ठिकानों पर हवाई हमले के बाद अब सवाल उठा कि कौन पंजशीर के लड़ाकों का साथ दे रहा है। सबसे बुनियादी सवाल यह है कि बीती रात तालिबान पर हुए हवाई हमले किसने किए, कहां से किए गए। जिस दिन काबुल में इनकी सरकार अपना शपथ लेने की कोशिश करेगी, उस दिन भी एक एयर स्ट्राइक काबुल के ऊपर होनी चाहिए, ताकि ये सारे के सारे जो तमाशबीन हैं ये इनको भी पता चले कि दुनिया भर में जंग करने का मतलब क्या होता है। और खासकर पाकिस्तान के DGISI साहब को भी वहां भी उनकी अवभगत होनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि वो अपने आप को गवर्नर जनरल समझ बैठे हैं अफगानिस्तान का। और अफगानिस्तान के लोगों की जो नेशनलिज्म है वो भड़क उठी है। वो अरे जब उन्होंने अमेरिका को नहीं। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं
कि किसने आखिर अफगानिस्तान पर बम बरसाया। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कौन आया जो तालिबान के ऊपर बम बरसाकर चला गया। तालिबानी ठिकानों पर आपको बताऊं कि बीती रात कैसे हवाई हमले हुए। सवाल उठा कि कौन है पंजशीर के लड़ाकों का, आखिरकार कौन साथ देने लगा। पूरी दुनिया जानना चाहती है। कल तक वो अकेले थे, आखिर अब कौन उनके साथ खड़ा हो गया। तो सबसे पहला नाम जो खबरों में चल रहा है वो तजाकिस्तान का। क्या तजाकिस्तान ने बीती रात ये हमले किए? कुछ इसी तरह हमले हुए। पंजशीर के पक्ष में तजाकिस्तान अब तक खुलकर खड़ा रहा है और दरअसल तजाकिस्तान अब तक पीछे नहीं हटा, पंजशीर के साथ रहा। पहले भी पंजशीर की मदद कर चुका है और इस बार भी इसको जल्दी से मूव करेंगे और इस बार भी पंजशीर के समर्थन में है। यह इसलिए माना जा रहा है, बताया जा रहा है कि काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद कई अफगान सैनिक तजाकिस्तान चले गए थे और जब पंजशीर पर कब्जे की बात हुई तो यही सैनिक वापस मैदान में आ गए। सैनिक कई लड़ाकू विमानों के साथ तजाकिस्तान गए थे और तालिबान पर पंजशीर में जो हमला हुआ ये उन्हीं अफगान सैनिकों ने किया। विशेषज्ञ इसकी संभावना सबसे ज्यादा जता रहे हैं। एक और जिस पर माना जा रहा है, तजाकिस्तान के साथ कई और देशों के नामों की अटकलें चल रही और चर्चा है कि इन देशों ने पंजशीर की मदद की है क्या। इसमें दूसरा नाम ईरान का सामने आ रहा है। इसकी वजह यह है कि ईरान ने तालिबान पर सवाल उठाए थे। ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। उन्होंने अफगानिस्तान में चुनाव की मांग की थी। तालिबान को बड़ा झटका दिया था। तालिबान को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ईरान उससे कहेगा पहले चुनाव कराओ। पंजशीर पर हमले में पाकिस्तान की भूमिका पर भी ईरान ने पाकिस्तान को लताड़ा था और इसको लेकर ईरान ने एतराज जताया था, जिसके बाद यह संभावना जताई जा रही कि रात में अंधेरे में ईरान के फाइटर जेट ने हमला बोला। हालांकि ईरान को लेकर कोई दावा नहीं किया गया है अब तक। इसके अलावा तजाकिस्तान, ईरान के साथ ही रूस के बारे में भी अटकलें लगाई जा रही। वैसे तजाकिस्तान से अगर हमला हुआ होगा तो भी इसको लेकर रूस की रजामंदी रही होगी। अफगानिस्तान में जारी संकट को लेकर रूस फिक्रमंद है, चिंतित है और उसे अपने इलाके में इस वक्त आतंकवाद फैलने का खतरा सता रहा। हालांकि आपको बताऊं, रूस तालिबान के समर्थन में था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसका रुख बदल गया और तालिबान को मान्यता देने को लेकर अभी वो इंतजार के मूड में है। तो आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इस हमले में, ये जो रात भर 24 घंटे तालिबान के ऊपर बम वर्षा हुई है, इसमें कौन कौन सी जगह तालिबान के कब्जे से आजाद करा ली गई है, ये आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए, ये मैं दिखा रहा हूं अंद्राब, बगलान प्रांत है, उसका एक जिला है अंद्राब। यहां पहले भी जंगें हुई हैं और अभी अंद्राब छुड़ा लिया गया तालिबान के कब्जे से। दूसरी जगह है पंजशीर। पंजशीर तालिबान के कब्जे में था, जिसे पूरी तरह से लगभग आजाद करा लिया गया है। इसके अलावा पुलहिसर, ये जो जगह है, यहां अभी भी भीषण जंग चल रही है तालिबानियों और मसूद की सेना के बीच। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, कल आपको तस्वीरें दिखाई थी तो पूरी दुनिया में मायूसी थी कि कैसे तालिबान अंदर घुस गया है पंजशीर में और गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लिया। ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। तालिबान ने अपना झंडा फहरा दिया था गवर्नर हाउस पर, लेकिन बड़ी खबर यह कि पंजशीर ने यहां से इन्हें खदेड़ दिया है। मसूद के शेरों ने यहां से भगा दिया। एक और तस्वीर मैं दिखाऊंगा, दूसरी तस्वीर हेलीकॉप्टर की तस्वीर कल मैंने आपको दिखाई थी। इस ग्राउंड पर ये हेलीकॉप्टर खड़े रहते थे। कई बार आपने तस्वीरें देखी थी ग्राउंड की, लेकिन हेलीकॉप्टर पर तालिबान के कब्जे की कल ये तस्वीर आई थी और तालिबान ने दावा किया था, लेकिन ये भी पंजशीर ने वापस तालिबानियों से छीन लिया है। लेकिन आइए अब मैं आपको दिखाता हूं दोनों के दावे क्या है। पंजशीर अब क्या दावा कर रहा है और तालिबान क्या कह रहा था। पंजशीर की जंग में हर दिन बाजी पलट रही है। कल तालिबान ने बड़े बड़े दावे किए, जीत का दावा किया। आज मसूद और पंजशीर के लड़ाकों की बारी। तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे का दावा किया। तालिबान ने कहा कि पंजशीर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अब मसूद का कहना है कि तालिबानियों को खदेड़ दिया है, भगा दिया है उल्टे पांव। तालिबान ने कहा सभी 8 जिलों पर कब्जा कर लिया है, तो मसूद ने कहा हर मोर्चे पर हमारी सेना मौजूद है। तालिबान झूठ बोल रहा है। तालिबान का कहना है कि राजधानी जो कैपिटल है पंजशीर की, बजारक, वहां भी तालिबानी मौजूद है। मसूद का कहना है कि राजधानी से पूरी तरह से भगा दिया गया है, बजारक में एक भी तालिबानी मौजूद नहीं है। तालिबान का दावा था कि जो गवर्नर हाउस जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, वहां भी झंडा गाड़ दिया है, वहां भी तोड़फोड़ की थी तालिबानियों ने। लेकिन मसूद की सेना का कहना है कि सिर्फ 5 घंटे,
सिर्फ 5 घंटे में तालिबानी अपना झोला उठाकर भाग खड़े हुए गवर्नर हाउस से। मसूद के कई लड़ाके मारे गए, यह दावा है तालिबान का। लेकिन अब खबर यह है कि न सिर्फ तालिबानी आतंकी मारे गए पंजशीर में, बल्कि 21 पाकिस्तानी सैनिक भी मार गिराए गए। 21 हवाई हमलों पर चुप्पी है और मसूद का कहना है हवाई हमले से भारी नुकसान हुआ है तालिबान को। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जिस तरह से तालिबान ये दावा कर रहा था कि बजारक यानी पंजशीर की राजधानी पर कब्जा कर लिया, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। कल ये तस्वीर आई थी कि बजारक पर कब्जा कर लिया, लेकिन बजारक भी अब तालिबान से छीना जा चुका है, यहां से भी उन्हें भगा दिया गया। लेकिन आपको बताएं कि आखिर किसने पंजशीर की राजधानी छीनी है? अमरुल्लाह साले। अमरुल्लाह साले का नाम सामने आ रहा है कि अमरुल्लाह साले की मौजूदगी में राजधानी पर कब्जा हुआ है। पंजशीर की राजधानी वापस हासिल करने के लिए पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बजारक को साले और उनकी सेना ने तालिबान के चंगुल से आजाद कराया। अमेरिकी न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने बाकायदा ट्वीट किया है। चश्मदीदों के मुताबिक अफगानिस्तान के उन्होंने ट्वीट कर लिखा, क्या देखिए, उन्होंने लिखा है अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले और अफगान स्पेशल ऑपरेशन ने बजारक को वापस हासिल कर लिया। पंजशीर की राजधानी बजारक में ही अहमद मसूद के पिता और पंजशीर के शेर कहे जाने वाले शाह अहमद मसूद दफन है। रिपोर्टर के मुताबिक तालिबान ने यहां करीब 5 घंटे तक अपना झंडा फहराए रखा, लेकिन उसके बाद उसे हटा दिया गया। इससे पहले तालिबानी लड़ाकों ने दावा किया था कि वो पंजशीर की राजधानी बजारक में दाखिल हो चुके हैं और अपना झंडा गाड़ दिया है। इधर सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट की कमान सीधे अमरुल्लाह साले ने संभाल ली है और वो तालिबानी लड़ाकों पर पहाड़ी इलाकों से हमले कर रहे हैं। अमरुल्लाह साले ने एक खास रणनीति के तहत अपनी फोर्सेस को पहाड़ के उन इलाकों में तैनात कर दिया है जिनके बीच से पंजशीर की तरफ जाने के लिए सड़क गुजरती है। पहाड़ की ऊंचाइयों पर बैठकर एनआरएफ के लड़ाके तालिबान पर हमले कर रहे हैं। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि यह तो हो गई अमरुल्लाह साले की बात, लेकिन अफगानिस्तान को एक बहुत बड़ा नेता मिल गया। जी हां, अफगानिस्तान की आवाज उठाने के लिए एक बड़े नेता के रूप में अहमद मसूद का उदय हुआ है, क्योंकि अहमद मसूद की सिर्फ एक आवाज के बाद पूरा अफगानिस्तान सड़कों पर था। जरा रिपोर्ट देखिए पहले। मसूद की एक आवाज पर खड़ा हो गया पंजशीर। فراخوان می‌دیم که قیام عمومی را به خاطر عزت، آزادی و سربلندی وطن ما آغاز کنیم. मसूद ने बुलाया, पूरा अफगानिस्तान चलाया। मसूद की हुंकार दिल मिलाया तालिबान। अहमद मसूद ने कल अफगानिस्तान के लोगों से तालिबान के खिलाफ खड़े होने का ऐलान किया था। आप जहां भी हो तालिबान का विरोध करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लड़ाई के मैदान में हैं या नहीं, हमारे साथ खड़े रहें, आवाज उठाएं। मसूद की इस हुंकार के बाद काबुल से लेकर कंधार तक और पंजशीर से लेकर अंद्राब तक अफगानिस्तान की सड़कों पर लोगों का सैलाब आ गया। हाथों में पोस्टर और दिल में आजादी का जज्बा लिए सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और तालिबान के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। सड़कों पर खड़े तालिबानी आतंकी दंग थे, हैरान थे, परेशान थे, क्योंकि सड़कों पर जो लोग उतरे थे उनमें न खौफ था, न मौत का डर था और न ही तालिबान की दहशत। अफगानिस्तान की आवाम में जुनून भरा मसूद के इन शब्दों ने। मुझे गर्व होगा मैं शहीद की मौत मरूं, हम अपनी धरती, अपने लोगों के लिए शहादत देंगे। मुझे विश्वास है कि हमें फिर सफलता मिलेगी। ये अल्फाज उस शेर के थे
जिसने अकेले तालिबान के आतंक के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिसने तालिबान के आगे सिर न झुकाने की कसम खाई। ये शब्द आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले अहमद मसूद के थे, जिन्होंने अफगानिस्तान की आवाम को एक बार फिर जगा दिया। तो आइए, अब सवाल यही है कि पंजशीर की मदद के लिए क्या हिंदुस्तान भी आगे बढ़ेगा? क्या भारत पंजशीर की मदद के लिए कदम बढ़ाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि आखिर कैसे हिंदुस्तान पंजशीर की मदद कर सकता है। उसके लिए सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा जरिया भारत के पास मौजूद है। कैसे भारत पंजशीर की मदद कर सकता है, यह आपको दिखाने जा रहा हूं नक्शे के जरिए। यह देखिए जरा, दरअसल भारत का एयरबेस है तजाकिस्तान में। इसका नाम है फरखोर एयरबेस, और फरखोर एयरबेस से पंजशीर की जो दूरी है यह लगभग है 225 किलोमीटर, 34 मिनट का रास्ता है। यानी तजाकिस्तान में भारत का एयरबेस है, और भारत अगर चाहे तो पंजशीर की मदद कर सकता है। सीधे न करके भी तजाकिस्तान के रास्ते भी हिंदुस्तान पंजशीर की मदद कर सकता है। भारत का एयरबेस यहां तजाकिस्तान में बहुत लंबे वक्त से है। तो क्या भारत मदद करेगा पंजशीर की? क्या हिंदुस्तान को पंजशीर की मदद करनी चाहिए? यह भी एक बुनियादी सवाल है। आइए अब आपको बताते हैं एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। जानकार ये मानते हैं कि भारत सीधे तौर पर अफगानिस्तान से नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसे में उसे तजाकिस्तान की सहायता से अफगान विद्रोहियों की मदद करनी चाहिए। यानी सीधे नहीं, तजाकिस्तान के जरिए मदद कर सकता है। भारत को अकेले मदद के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें डर यह है कि तालिबानी इससे नाराज हो सकते हैं, भड़क सकते हैं, और वो कश्मीर में भारत के लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तजाकिस्तान, भारत का तजाकिस्तान के फरखोर में हवाई ठिकाना है। मैंने अभी आपको दिखाया एयरबेस हिंदुस्तान का है, वहां से मदद हो सकती है, जिसे अयानी बेस कहा जाता है। यह विदेश में भारत का एकमात्र हवाई ठिकाना है। और आपको बताऊं, यहीं से उसने नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद शाह मसूद को, आपने नाम सुना है, अहमद मसूद के पिता अहमद शाह मसूद के लड़ाकुओं की मदद हिंदुस्तान ने की थी। उस दौर में भारत ने उन्हें क्या क्या भेजा था आपको बताऊं। हिंदुस्तान ने अहमद मसूद के पिता के लिए, उनकी सेना के लिए यूनिफॉर्म भेजा, छोटे हथियार भेजे थे, मोर्टार गोले, कश्मीर में जो AK-47 जब्त हुई थी वो भेजी गई थी, राइफल्स, सर्दियों के कपड़े भेजे थे, और खाना और दवाएं भेजी थी। उस दौर में नॉर्दर्न अलायंस की एक छोटी सी वायुसेना थी उस वक्त, जिसे भारत ने फरखोर में मेंटेन किया था, इसी एयरबेस पर। इसमें बाकायदा हेलीकॉप्टर्स और मिग विमान भी शामिल थे उस वक्त पे। भारत ने अहमद शाह मसूद को 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर दिए थे। अहमद मसूद के पिता को हिंदुस्तान ने Mi-8 हेलीकॉप्टर्स दिए थे, एक्सपर्ट ये कहते हैं। अब इतने साल बाद एक बार फिर से पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद तालिबान से लोहा ले रहे हैं। अभी अफगानिस्तान से लोगों के निकाले जाने में यह एयरबेस वरदान बन गया था। आपको याद होगा जब काबुल एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो उस वक्त हुआ क्या, भारतीयों को लेने के लिए जब C-17 एयरक्राफ्ट पहुंचा तो एयरक्राफ्ट को अपना रास्ता बदलना पड़ा, और यह पहुंचा तजाकिस्तान के फरखोर सैन्य एरोड्रम पर, जो भारत का इकलौता सैन्य बेस है। यहां से पंजशीर की मदद की जा सकती है। तो सवाल यही है कि पंजशीर की मदद करने पर क्या तालिबान से दुश्मनी मोल लेना भी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, क्या फिर से अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना लौटेंगी? एक बड़ा सवाल है, क्या इस तरह की संभावना बन रही है? क्योंकि अफगानिस्तान के जो हालात हैं वो लगातार हाथ से निकलते जा रहे हैं। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या वापस अमेरिका की सेना आ जाएंगी अफगानिस्तान के अंदर? आइए आपको बताने जा रहा हूं। इस बीच खबर यह है, एक चौंकाने वाली खबर है कि अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान में लौट सकता है। सीधे और सपाट शब्दों में कहें तो अमेरिकी सेना की वापसी अफगानिस्तान में हो सकती है। और यह चौंकाने वाला खुलासा किसी और ने नहीं, बल्कि अमेरिका के रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर ने एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया।
रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने इस इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में वापस लौट सकती है जैसे वो इराक और सीरिया में लौटी थी, क्योंकि दुनिया में आतंकी खतरे की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। और यही वजह है कि हम इराक में वापस लौटे, जहां हमने अपने 5000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। यह कहना है अमेरिका के सीनेटर का। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्या अमेरिका फिर से वापस लौटेगा। अमेरिका इस वक्त कहां कहां मौजूद है अमेरिकी सेना, दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, अफगानिस्तान से लौट चुकी है अमेरिकी सेना। सीरिया की स्थिति है, अफगानिस्तान यहां है और सीरिया यहां है। सीरिया में अभी भी अमेरिकी सेना मौजूद है और इराक में भी अमेरिकी सेना मौजूद है। आपको बताऊं, इराक से अमेरिकी सेना को वापस चले जाना था, लेकिन वापस इराक में भेजना पड़ा। क्या उसी तरह अफगानिस्तान में भी वापस अमेरिका को फौज भेजनी पड़ेगी? अमेरिकी सीनेटर ने अफगानिस्तान में दोबारा अमेरिकी सेना की वापसी की आशंका जताई है और इसके लिए उन्होंने इराक और सीरिया का उदाहरण दिया है। अब आपको बताते हैं इराक और सीरिया में हुआ क्या था। दरअसल 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, तो आरोप यह लगाया था कि इराक खतरनाक जैविक हथियारों का निर्माण कर रहा है। सिर्फ 21 दिन में अमेरिका ने इराक के तमाम बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन सद्दाम हुसैन अमेरिका की पकड़ से दूर था। इसके बाद 2003 में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया और फिर 2006 के दौरान उसे मानवता के खिलाफ दोषी करार देते हुए फांसी पर लटका दिया गया था। 2011 में के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी फौज की इराक से वापसी का ऐलान किया था। यह बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इराक से भी इसी तरह फौज वापसी की बात की गई थी, लेकिन इराक के हालात ऐसे थे कि फौज रोकनी पड़ गई। लेकिन आज 18 साल के बाद भी इराक में अमेरिकी फौज मौजूद है। अमेरिका ने जब इराक पर कब्जा किया तो इराक में आपको बताऊं 1,60,000, जी हां, अमेरिका के 1,60,000 सैनिक मौजूद थे जब इराक पर कब्जा किया था। फिर ओबामा ने क्या किया, 2011 में अमेरिकी फौज की वापसी का ऐलान कर दिया। उसके बाद से इराक में अमेरिका ने सैनिकों की संख्या घटा दी। लेकिन इसी दौरान हुआ क्या कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने सर उठा लिया लगभग 2014 में, जिसके खिलाफ फिर अमेरिका की जंग शुरू हो गई। आईएस संगठन के सिर उठाने की वजह से इराक से अमेरिका अब तक नहीं निकल पाया है। अमेरिकी सीनेटर भी इसी बात का डर जता रहे हैं, जो बात वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज के निकलने के बाद वहां भी आतंकियों की बड़ी फौज खड़ी हो जाएगी, जो कि हो रही है, क्योंकि वहां अब अफगानिस्तान की हालात देखिए। वहां तालिबान तो है ही, अलकायदा भी पैर पसार रहा है, फिर से जिंदा हो रहा है, हक्कानी नेटवर्क भी जिंदा हो रहा है और आईसिस खुरासान भी। ऐसी स्थिति में अमेरिका की मजबूरी होगी, क्योंकि अलकायदा को मारने गया था अमेरिका, अलकायदा फिर से खड़ा हो रहा है, बाकी और आतंकी संगठन फिर से जिंदा हो रहे हैं, तो पूरी दुनिया के लिए यह खतरा हो जाएंगे आतंकी संगठन, और खास तौर पर अमेरिका के लिए बड़ा खतरा होंगे। और इराक की तरह अमेरिका को फिर अपनी सेना यहां भेजनी पड़ेगी। आपको साथ ही बताएं कि इसके साथ ही अमेरिकी सीनेटर ने सीरिया का भी उदाहरण दिया है, क्योंकि इराक में फौज फिर से रोकनी पड़ी। सीरिया का जिक्र भी किया है कि ऐसी स्थिति अफगानिस्तान में हो सकती है। सीरिया के बारे में आपको बताऊं कि सीरिया में आतंक के खिलाफ अमेरिका का मिशन एक लंबे समय से चल रहा है। 2018 के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया से अमेरिकी फौज की वापसी का ऐलान किया था कि अमेरिका की जो फौज है इसे अब वापस बुला लिया जाए। लेकिन इस ऐलान के साथ ही आतंकी संगठन आईएस के हौसले बुलंद हो गए। सीरिया में सबसे पहले आतंकी संगठन आईएस के हौसले बुलंद हुए। अमेरिका पूरी तरह से सेना की वापसी के फैसले को अमेरिका को रोकना पड़ा कि अभी फौज नहीं हटाएंगे, अभी सीरिया में जरूरत है फौज की। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में भी सीरिया में अमेरिकी फौज आतंक के खिलाफ जंग लड़ रही है, और यही वजह है कि जो अभी हालात बने हुए अफगानिस्तान में, सोचिए अमेरिका तो चला गया, लेकिन क्या अफगानिस्तान में तालिबान बाकी आतंकी संगठनों को पनपने से रोक पाएगा? क्या अफगानिस्तान में तालिबान बाकी आतंकी संगठनों को थाम पाएगा? क्योंकि ये आतंकी संगठन तो अब सरकार में शामिल है, हक्कानी नेटवर्क को जगह दे दी है खुद अफगानिस्तान की सरकार में तालिबान ने। तो आखिर होगा क्या? अफगानिस्तान आतंकियों का गढ़ बन जाएगा और आज नहीं तो कल
क्या ऐसी स्थिति होगी कि अमेरिका को फिर से अपनी सेना भेजनी पड़े? बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।